क्या हम वाकई अपनी सोच के मालिक हैं या बस अपनी आदतों और माहौल के गुलाम? ये एक ऐसा सवाल है जो मुझे लगता है हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते हैं। बिल्कुल। आज हम डेरियस फोरू की किताब थिंक स्ट्रेट के जरिए इसी सवाल की तह तक जाएंगे। हाँ, तो हमारे पास फोरू की किताब है और उससे जुड़े कुछ नोट्स भी हैं। और आज की चर्चा का मिशन इसमें से वो जरूरी बातें निकालना जो किसी के सोचने के तरीके को बदल सकती हैं। नहीं है। ये किताब सिर्फ पॉजिटिव सोचो कहने वाली किताबों जैसी नहीं है। ये दिमाग को इस्तेमाल करने के लिए एक प्रैक्टिकल टूल किट जैसी है। और इसकी शुरुआत ही एक बहुत दमदार आइडिया से होती है कि आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। बिल्कुल। ये लाइन हमने हजारों बार सुनी होगी, लेकिन आज हम समझेंगे कि ये सिर्फ एक कहावत क्यों नहीं है। ये एक ऐसा सिद्धांत है जिस पर अमल किया जा सकता है। चलिए इसी धागे को पकड़कर आगे बढ़ते हैं। जरूर। तो आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। इसका असली मतलब क्या है? क्या मैं बस सोच लूं कि मैं कामयाब हूं और हो जाऊंगी? किताब इस आइडिया को समझाने के लिए 19वीं सदी के एक बड़े दार्शनिक विलियम जेम्स की कहानी बताती है। हाँ, और ये कहानी बहुत बहुत कमाल की है। 1869 में विलियम जेम्स, जो हार्वर्ड से डॉक्टर बनके निकले थे, वो गहरे डिप्रेशन में थे। उन्हें लगता था कि उनकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है और वो आत्महत्या के बारे में भी सोचने लगे थे। बाप रे! वो 3 साल तक इसी अंधेरे से जूझते रहे। फिर उन्होंने एक दूसरे दार्शनिक चार्ल्स रेनोवियर को पढ़ा और वहां से उन्हें एक आइडिया मिला। एक आइडिया? हाँ, जिसने सब कुछ बदल दिया। स्वतंत्र इच्छा या फ्री विल का आइडिया। सुनने में तो ये बहुत पावरफुल लगता है, लेकिन क्या ये इतना आसान है? सिर्फ ये तय कर लेना कि मेरी इच्छा स्वतंत्र है और सालों की डिप्रेशन से बाहर आ जाना, मतलब कई लोगों के लिए थोड़ा ज्यादा सरल लग सकता है। जेम्स ने एक तरह से एक प्रयोग करने का फैसला किया। प्रयोग? हाँ, उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, मेरा पहला स्वतंत्र काम ये मानना होगा कि स्वतंत्र इच्छा मौजूद है। उन्होंने तय किया कि 1 साल तक वो ये मानकर जिएंगे कि वो अपने विचारों और कामों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। और अगर ये काम नहीं किया तो वो अपनी जान ले लेंगे, जो मौजूद बड़ा दाव था। ओह! उन्होंने बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अपनी सोच को बदलने पर अपनी पूरी ताकत लगा दी और धीरे धीरे इसने काम किया। मतलब ये एक सचेत, जानबूझकर लिया गया फैसला था, कोई अचानक हुआ चमत्कार नहीं था, है ना? बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर एक और जरूरी पहलू है जिसे किताब नजरअंदाज नहीं करती। अच्छा। मनोवैज्ञानिक मार्टिन सेलिगमैन का एक कॉन्सेप्ट है, सीखी हुई लाचारी, मतलब लर्न्ड हेल्पलेसनेस। सीखी हुई लाचारी? हाँ, ये वो हालत है जब किसी को बार बार ये महसूस कराया जाए कि वो कुछ नहीं कर सकता, तो एक वक्त के बाद वो कोशिश करना ही छोड़ देता है, भले बाद में हालात बदल क्यों ना जाएं। तो जहां एक तरफ जेम्स की कहानी हमें हमारी ताकत दिखाती है, वहीं ये रिसर्च हमें याद दिलाती है कि हमारे पुराने अनुभव और माहौल भी हमारी सोच पर बहुत गहरा असर डालते हैं। संतुलन इन दोनों को समझने में है। तो एक तरफ तो ये बात है कि हम अपनी सोच चुन सकते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हमारा दिमाग इसके लिए तैयार भी है? जैसे कोई कमजोर इंसान भारी वजन नहीं उठा सकता, वैसे ही क्या एक अनट्रेन्ड दिमाग मुश्किल विचारों से लड़ सकता है? किताब इसी पर आगे बात करती है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। किताब कहती है कि दिमाग एक मांसपेशी की तरह है। एक मसल की तरह? हाँ, अगर आप रोज जिम जाकर एक ही वजन उठाते रहेंगे तो आपकी मांसपेशियां नहीं बढ़ेंगी। सही है? सही है। ठीक वैसे ही अगर हम रोज एक ही तरह का काम करते हैं, एक ही तरह से सोचते हैं, तो हमारा दिमाग आलसी हो जाता है, वो ऑटो पायलट पे चला जाता है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। सोचिए, हम में से ज्यादातर लोग सुबह उठते ही क्या करते हैं? फोन उठाते हैं। हाँ, फोन उठाकर सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगते हैं। ये दिमाग के लिए सोफे पर लेटने जैसा है, कोई मेहनत नहीं। इसकी जगह अगर हम 15 मिनट कोई नई भाषा सीखने की कोशिश करें या कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखें, तो दिमाग पर जोर पड़ेगा। वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे जिम में वजन उठाना। और मजेदार बात यह है कि इसका मकसद सिर्फ वो नई भाषा सीखना नहीं है। अच्छा, तो क्या है? इसका असली मकसद है जानबूझकर मुश्किल काम करना, उस असुविधा, उस डिस्कम्फर्ट को महसूस करना जो कुछ नया सीखते हुए होती है। यही वो प्रक्रिया है जो हमारे दिमाग में नए न्यूरल पाथवे बनाती है, उसे तेज और लचीला बनाती है। लेकिन क्या हर किसी के लिए एक ही तरह की दिमागी कसरत काम करती है? नहीं, और ये एक जरूरी बात है। हॉवर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत यही कहता है कि सबकी बौद्धिक क्षमताएं अलग-अलग होती हैं। बिल्कुल। किसी का दिमाग संगीत से तेज होता है, किसी का लॉजिक से, किसी का विजुअल से। तो जरूरी ये है कि हम वो चुनौती चुनें
जो हमारे लिए सही हो, ना कि वो जो कोई और कर रहा है। पॉइंट है दिमाग को उसकी आराम की स्थिति से बाहर निकालना। ठीक है, तो दिमाग को ट्रेन कर लिया, सोच पर काबू पा लिया, अब तो सफलता की राह सीधी होनी चाहिए, है ना? मतलब A से B और B से C। पर किताब कहती है ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा भ्रम है। सबसे बड़ा भ्रम? हाँ, लेखक अपने निजी अनुभव से बताते हैं। जब वो कॉलेज में थे तो उन्हें लगता था कि एक अच्छी डिग्री मिल जाएगी, फिर एक अच्छी नौकरी और जिंदगी सेट है। जो हम सबको लगता है। बिल्कुल, लेकिन असल दुनिया में आकर उन्हें समझ आया कि कंपनियों को उनकी डिग्री से ज्यादा इस बात में दिलचस्पी थी कि वो उनके लिए क्या कर सकते हैं, उनके पास स्किल्स क्या हैं। उनकी डिग्री बस एक एंट्री टिकट थी और कुछ नहीं। ये बात तो आज बहुत से लोग महसूस करते हैं। उन्होंने अपना बिजनेस शुरू करने की कहानी भी बताई है, जो बिल्कुल भी सीधी नहीं थी। बिल्कुल नहीं। उन्होंने एक बिजनेस शुरू किया, वो फेल हो गया, फिर दूसरा शुरू किया, उसमें भी मुश्किल आई। उन्हें अपने सफर में कई बार नाकाम होना पड़ा और ऐसे मोड़ लेने पड़े जिनकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। हाँ, ये समझना कि जिंदगी सीधी नहीं चलेगी हमें हार मानने से बचाता है। ये हमें सिखाता है कि प्लान बी और प्लान सी हमेशा तैयार रखने चाहिए। इसमें रियल एस्टेट वाला उदाहरण भी बहुत सटीक है। हाँ, जब उनके पास निवेश के लिए ज्यादा पैसे नहीं थे तो उन्होंने लंदन या एम्स्टरडैम जैसे बड़े शहरों में घर खरीदने का सपना देखने के बजाय जमीनी हकीकत को देखा। बिल्कुल, उन्होंने रिसर्च की और पाया कि उनके अपने गृहनगर में निवेश करना ज्यादा फायदेमंद था। इसे ही अनुकूलन क्षमता, अडेप्टेबिलिटी कहते हैं। हालात के हिसाब से अपनी रणनीति बदलना, ना कि एक ही जिद पर अड़े रहना। तो इस टेढ़े मेढ़े रास्ते पर सही फैसले लेने के लिए हमें सोचने के सही औजार भी तो चाहिए। किताब इसी से जुड़ी कुछ बहुत ही दिलचस्प तकनीकों पर बात करती है। पहली है धीमी सोच। ये आज के जमाने में बहुत बहुत जरूरी है। हमें हर चीज का जवाब तुरंत देने की आदत हो गई है। ईमेल, मैसेज, सोशल मीडिया कमेंट्स। हाँ, इंस्टेंट रिएक्शन। हाँ, लेखक डेरेक सिवर्स का हवाला देते हुए कहते हैं कि हमारी पहली प्रतिक्रिया अक्सर हमारी भावनाओं या पुरानी आदतों से निकलती है, तर्क से नहीं। इसलिए तुरंत जवाब देने के बजाय रुककर सोचने से बेहतर फैसले होते हैं। सिवर्स तो इससे इतने परेशान हो गए थे कि उन्होंने कुछ समय के लिए इंटरनेट ही छोड़ दिया था। इतना बड़ा कदम तो शायद सब न उठा पाए, लेकिन विचार ये है कि थोड़ा रुकें। इसी से जुड़ा एक और तरीका है जो मुझे थोड़ा अजीब लगा, अपने विचारों को चित्रित करना। ड्रॉ योर थॉट्स। हाँ, मतलब विचारों को बनाना। सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ये बहुत असरदार है। सोचिए, लियोनार्डो दा विंची जैसे महान लोग, वो अपनी नोटबुक में सिर्फ लिखते नहीं थे, वो चित्र बनाते थे, स्केच करते थे। हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम सिर्फ शब्दों में सोचते हैं तो हमारा दिमाग एक ही ढर्रे पर चलता है। चित्र बनाना या एक साधारण सा माइंड मैप बनाना हमें उस ढर्रे से बाहर निकालता है। लेखक ने भी इसे अपने काम में इस्तेमाल किया है ना? हाँ, उन्होंने पाया कि अपने ब्लॉग पोस्ट के लिए एक सिंपल सा ग्राफ है, चित्र बनाने से न सिर्फ पढ़ने वालों को बात आसानी से समझ आई, बल्कि खुद उनके विचार भी ज्यादा साफ हो गए। ये आपके दिमाग को एक नई भाषा में सोचने पर मजबूर करने जैसा है। और एक तीसरा औजार है जिस पर किताब बहुत जोर देती है, विवरणों पर ध्यान देना। ये एक ऐसी चीज है जिसे हम अक्सर मामूली समझकर टाल देते हैं। और ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है। लेखक ने अपनी जिंदगी की एक कहानी बताई है जो किसी को भी डरा सकती है। कौन सी? उन्हें क्लाइंट के साथ $1,50,000 का एक सौदा करना था। जल्दी में उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट गलत व्यक्ति को ईमेल कर दिया। ओ नहीं! जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो सौदा उनके हाथ से निकल गया। बाप रे, सिर्फ एक छोटी सी गलती? ये तो किसी के भी साथ हो सकता है। हम सब दिन में 100 ईमेल भेजते हैं और कॉपी पेस्ट करते हैं। बिल्कुल, और यही सबक है। उत्कृष्टता यानी एक्सीलेंस और साधारण काम में फर्क अक्सर इन्हीं छोटे छोटे विवरणों का होता है। और लेखक का तो यहां तक कहना है कि अगर आपके पास किसी काम को ठीक से करने का समय नहीं है तो उसे बिल्कुल मत करो। आधा अधूरा काम करने से न करना बेहतर है। ये बात सच में सोचने पे मजबूर करती है। अब ये सब करने में, चाहे नई स्किल सीखनी हो या बिजनेस बनाना हो, एक वक्त आता है जब हम थक जाते हैं, एक दीवार सामने आ जाती है। हाँ, ऐसा लगता है कि अब और आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ, और ज्यादातर लोग यहीं पर हार मान लेते हैं। लेखक इसे सीखने की दीवार कहते हैं, द लर्निंग वॉल। अच्छा? उन्होंने अपने अनुभव बताए हैं कि कैसे लिखते लिखते या काम करते करते उनका दिमाग अचानक बंद हो जाता था। वो एक शब्द भी नहीं सोच पाते थे। शुरू में वो इससे बहुत निराश होते थे। तो इसका समाधान क्या है? उस दीवार से सिर टकराते रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। समाधान है उस दीवार को एक दुश्मन की तरह देखने के बजाय एक संकेत की तरह देखना। संकेत? किस बात का? ये दीवार इस बात का संकेत है कि आपका दिमाग अपनी मौजूदा सीमा तक पहुंच गया है और अब वो विकास के अगले चरण के लिए तैयार हो रहा है। इसका समाधान है ब्रेक लेना। ब्रेक लेना? हाँ,
काम छोड़कर दोस्तों से मिले, बाहर घूमें, कुछ ऐसा करें जिससे दिमाग को आराम मिले। और जब आप वापस आते हैं तो क्या होता है? लेखक कहते हैं कि हर बार जब वो ब्रेक लेकर वापस आते हैं तो वो दीवार गायब हो चुकी होती है। सच में? हाँ, वो एक नई ऊर्जा और नए विचारों के साथ उस काम को पूरा कर पाते हैं। तो अगली बार जब कोई फंसा हुआ महसूस करे तो उसे हार ना माने, समझें कि ये तरक्की की निशानी है और आपको एक ब्रेक की जरूरत है। और आखिर में किताब हमें एक बहुत ही गहरी बात याद दिलाती है, वर्तमान में जीने की। ये बात लेखक ने अपनी दादी से सीखी। उनकी दादी ने अपनी पूरी जिंदगी परिवार की देखभाल में लगा दी और अपने सपनों को पीछे छोड़ दिया। अपने आखिरी दिनों में वो अक्सर उन चीजों के बारे में बात करती थी जो वो करना चाहती थी पर कर नहीं पाई। सबक ये था कि लोग उन चीजों पर नहीं पछताते जो उन्होंने की, बल्कि उन पर पछताते हैं जो उन्होंने नहीं की। बिल्कुल, ये हमें अतीत में अटके रहने से रोकता है। किताब में एक और अच्छी बात कही गई है अनुभवों को पूरी तरह से जीने के बारे में, जैसे किसी कॉन्सर्ट में जाकर वीडियो बनाने के बजाय संगीत को महसूस करना। हाँ, या किसी से बात करते हुए फोन देखने के बजाय उसकी आंखों में देखना। क्योंकि असल यादें हमारे दिमाग में तब बनती हैं जब हम उस पल में पूरी तरह से मौजूद होते हैं, न कि अपने फोन के कैमरे के पीछे। यादें अनुभवों से बनती हैं, तस्वीरों से नहीं। तो डेलियस फोरोनी की थिंक स्ट्रेट से जो बातें निकलकर सामने आई वो ये है कि हमारी सोच सच में हमारी हकीकत को आकार देती है अगर हम उसे करने दें। सही है। दिमाग को एक मांसपेशी की तरह रोज ट्रेन करना जरूरी है। जीवन का रास्ता कभी सीधा नहीं होता, इसलिए लचीलापन जरूरी है। और सही सोचने के लिए धीमी सोच, विचारों को चित्रित करना और छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना बहुत काम के औजार हैं। अगर इन सब बातों को एक धागे में पिरोया जाए तो इस किताब का सार व्यावहारिकता यानी प्रैग्मेटिज्म के दर्शन में है, जिसे विलियम जेम्स ने ही लोकप्रिय बनाया था। मतलब? इसका सीधा सा मतलब है उन विचारों और तरीकों पर ध्यान दो जो असल जिंदगी में काम करते हैं और नतीजे देते हैं, बजाय इसके कि हम सिर्फ किताबी ज्ञान में उलझे रहें। जैसा कि जेम्स ने कहा था। क्या कहा था? जीवन का सबसे बड़ा उपयोग इसे किसी ऐसी चीज पर खर्च करना है जो इसके बाद भी बनी रहे। ये किताब हमें वही करने के लिए कुछ रास्ते दिखाती है। शानदार। तो आज की ये चर्चा हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर हमारी सोच ही हमारी दुनिया बनाती है तो वो कौन सा एक विचार या सोचने का पैटर्न है जिसे बदलने से किसी की जिंदगी में सबसे बड़ा और सबसे सकारात्मक बदलाव आ सकता है? और क्या उसका जवाब हम सबके लिए एक ही है?